हेलो फ्रेंड्स, सॉरी मुझे ये पार्ट 7 दो वीडियो में अपलोड करना पड़ रहा है क्योंकि मैं जब रिकॉर्ड करी थी पार्ट 7 का फर्स्ट पार्ट उस टाइम में मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तो अब मैं दोबारा से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। चलिए आज का हम क्वेश्चन देख लेते हैं, पार्ट 7 का क्वेश्चन। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, वट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। ये लाइन कहाँ पे डिस्कस हुई हैं? ये मैं जैसा कि बता चुकी थी, ये लाइन है क्रॉसिंग ब्रुकलिन सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, इसकी है। चलिए हम देख लेते हैं ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है। देखिए जी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ए पोएम बाय वाल्ट विटमन, पब्लिश्ड इन लीव्स ऑफ ग्रास एन एंथोलॉजी ड्यूरिंग 1855। जो ये सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ है, ये एक पोइम है और जो लिव्स ऑफ ग्रास में पब्लिश हुई है। लिव्स ऑफ ग्रास एक एंथोलॉजी है। एंथोलॉजी क्या होती है? एक कलेक्शन ऑफ पोइट्री, ठीक है। वो कब पब्लिश हुई थी? लिव्स ऑफ ग्रास 1855 में। अब मैं बात करूँ क्रॉसिंग द ब्रुकलिन फेरी, ये भी इसमें लिव्स ऑफ ग्रास में पब्लिश हुई थी। मीन्स ये सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ एंड क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी दोनों लिव्स ऑफ ग्रास में पब्लिश हुई हैं। ये पोइम्स हैं लिव्स ऑफ ग्रास के अंडर, ठीक है जी। अब मैं बात करूँ तो व्हेन लिलाक लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम इज, ये क्या है? ये एक पास्टोरल एलिजी है जो कि मैं अपनी पहली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। पास्टोरल एलिजी क्या होता है जी? जिसकी रूरल सेटिंग होती है, रूरल बैकग्राउंड होता है, लाइक सेफर्ड्स होते हैं, इस टाइप से सेटिंग होती है। तो क्या है? ये पास्टोरल एलिजी है। किसकी डेथ पे है जी? अब्राहम लिंकन की, अब्राहम लिंकन, ठीक है जी। और ये सभी वर्क किसके हैं? वॉल्ट विटमन के हैं जी। ये रहा वॉल्ट विटमन के, ठीक है जी। क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी ओरिजिनली कॉल्ड सनडाउन पोइम, इसको सनडाउन पोइम भी बोलते हैं, ठीक है जी। ये यहाँ से इतना ही। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमारा 66 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वुमेन राइटर एंड द 19th सेंचुरी लिटरेरी इमेजिनेशन इज ए सब टाइटल ऑफ। देखिए, मैं आपको किसी भी कोई भी वर्क आता है तो उसका सब टाइटल हो तो मैं पक्का बताती हूँ उसका सब टाइटल, इसी वजह से बताती हूँ क्योंकि सब टाइटल पूछे जाते हैं। लगभग एक क्वेश्चन पेपर में एटलीस्ट 2 सब टाइटल या 1 सब टाइटल तो होता ही है। और एक क्वेश्चन के पीछे, एक नंबर के पीछे हमारे जो एग्ज़ाम है वो रह भी जाते हैं, हम मिस कर देते हैं, तो मायने रखता है जी। तो मैं इसी वजह से बताती हूँ, छोटी सी बात होती है, सब टाइटल याद रखना इतनी बड़ी बात नहीं होती। दैट इज़ वाई आई एक्सप्लेन या आई टेल अबाउट द सब टाइटल। देखिए जी, तो ये किसका सब टाइटल है? ये जो द वुमेन राइटर एंड द 19th सेंचुरी लिटरेरी इमेजिनेशन, किसका सब टाइटल है? तो ये है जी हमारा सेकंड ऑप्शन, द मैड वुमेन इन एटिक, ठीक है। देखिए हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हल्का सा। ये है जी हमारा द मैड वुमेन इन एटिक और ये इसका सब टाइटल दिख रहा है, पिक्चर देख लीजिए आप। और अब मैं इसके बारे में बताती हूँ। द मैड वुमेन इन एटिक रिटन बाय सांद्रा गिलबर्ट एंड सुजान गोबार, ठीक है जी। ये इसके 2 राइटर हैं। और द बुक एग्जामाइंड विक्टोरियन लिटरेचर फ्रॉम द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है। ये जो वर्क है ना, विक्टोरियन लिटरेचर का फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से इसको एग्जामाइन करता है, ठीक है। इस वर्क को एग्जामाइन करता है विक्टोरियन पर्सपेक्टिव से, विक्टोरियन लिटरेचर को फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से एग्जामाइन करता है, ठीक है। और जो ये टाइटल है जी इसका, जो मैड वुमेन इन एटिक, कहाँ से लिया गया है? चार्लोट ब्रोंटीज जेन आयर, इनका ये ब्रोंटी सिस्टर है ना जी हमारे, ये रोमांटिक में आती हैं, जो हमारा रोमांटिक एज है उसकी राइटर है। ये 3 सिस्टर होती हैं, चार्लोट ब्रोंटी। तो इसका जो ये वर्क है ना, जेन आयर, यहाँ पे 2 करेक्टर होते हैं जी, एक रोचेस्टर होता है और एक होती है जेन, ये खुद जो टाइटल है, एक रोचेस्टर होता है। ये जेन आयर क्या होती है? ये गवर्नेंस होती है रोचेस्टर के, जो एक बेटी है उसकी गवर्नेंस होती है। मीन्स उसको पढ़ाने के लिए, उसको रखने के लिए बुलाई जाती है। मीन्स एक टाइप से आप इसको मेंटर लगा लीजिए। रोचेस्टर की वाइफ बर्था मैसन होती है, लेकिन बर्था मैसन का इतना कोई खास रोल नहीं होता इस वर्क में। क्यों नहीं होता? इसको इसके हस्बैंड ने लॉक कर दिया है एटिक में। जो ये एटिक क्या होती है? जो हमारे घर के ऊपर एक छोटी सी बना देते हैं, छोटा सा रूम बना देते हैं, वहाँ पे इसको कैद किया हुआ है इसके हस्बैंड ने। तो ये जेन आयर को इसके बारे में पता नहीं होता। तो क्या होता है इसका रोल? लास्ट में ना ये पूरे घर को आग लगा देती है। तो वहाँ पे इसका ना तो इसके बारे में कुछ बताया जाता है, बस इतना ही बताया जाता है, ये इसके ऊपर कैद है और इसने घर को जला दिया है, इस टाइप से। और ये इसके हस्बैंड नहीं बताते हैं, इसका मतलब मेंटली डिस्टर्ब है ये,
लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, जो मैड वुमेन इनेटिक है, यहाँ पे जितनी भी जो जो भी फीमेल जो लेडीज़ होती हैं, फीमेल जो हीरोइन होती हैं, हीरोइन तो क्या, जिनको डिस्कस नहीं किया गया है, जिनको वॉइस नहीं दी गई है, उन करेक्टर्स को उठाती है यहाँ पे और उनको डिस्कस करती है। जैसे बर्था बैसन को यहाँ पे आवाज़ देने की कोशिश करती है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करती है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही। ये मैड वुमेन इन एटिक इंपॉर्टेंट है। चलिए हम नेक्स्ट, हाँ, ये जो इसके अदर ऑप्शन है इस क्वेश्चन के, जो हमारा ये क्वेश्चन था ये वाला, इसके ऑप्शन है द सेकंड सेक्स, सेक्सुअल पॉलिटिक्स एंड मैन मेड लैंग्वेज। इनको डिस्कस कर लेते हैं जी हम। देखिए, द सेकंड सेक्स रिटन बाय सीमन डी बेवियर इन 1979। ये सारे जो वर्क हैं सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ये सभी इससे फेमिनिस्ट राइटर के हैं जी, ये सभी फेमिनिस्ट राइटर हैं। फेमिनिस्ट राइटर कौन होती हैं? जो फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती हैं, मतलब ये सोचती हैं लेडीज़ को दबाया गया है, कुचला गया है, उनका मतलब उनकी हैरासमेंट की गई, इस टाइप से सोचती हैं ये, और इसी टाइप से उनके अधिकारों के लिए लड़ना, एक टाइप से इस टाइप से ही कुछ होती है फेमिनिस्ट राइटर। ठीक है, तो ये सभी वर्क फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करते हैं। जैसे सेक्सुअल पॉलिटिक्स है, ये केट मिलेट का है जी, और मैन मेड लैंग्वेज है, जैसे यहाँ से पता चल रहा है मैन मेड लैंग्वेज रिटन बाय डेल स्पेंडर। मैन मेड लैंग्वेज से पता चल रहा है भाई यहाँ पे ये क्या कहते हैं, जो लैंग्वेज है मैन मेड है, मीन्स जैसे लाइक सी और ही, तो ये किसने बनाया? लेडीज़ के लिए सी बनाया, जेंट्स के लिए ही बनाया, किसने बनाया? मैन ने ही तो बनाया, उस टाइम लेडीज़ का इतना थोड़ी ना रोल था। तो इस टाइप से बातें करती हैं, तो आपने हमारे लिए शी वर्ड क्यों यूज़ किया, इस टाइप से होता है जी। चलिए जी, हमारा ये फेमिनिस्ट राइटर हो गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हमारा। लाइफ साइन इज ए पोइम रिटन बाय, ये जो पोइम है लाइफ साइन, ये किसके ऑथर कौन है? ठीक है जी, बताइए इफ़ यू नो। चलिए जी मैं बता देती हूँ। द फोर्थ ऑप्शन इज द राइट, जयंत महापात्रा। ये इंडियन राइटर हैं जी सभी, निसी मिज़गल, A.K. रामानुजन, शिव के कुमार, ये सभी इंडियन राइटर हैं। ठीक है जी, चलिए हम इनके बारे में हल्का फुल्का देख लेते हैं। जयंत महापात्रा वोन साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज लिटरेरी वर्क रिलेशनशिप। जयंत महापात्रा ने साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था और पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। पद्मश्री अवार्ड कब मिला है? 2009 में, और साहित्य अकादमी अवार्ड रिलेशनशिप वर्क के लिए। जो ये साहित्य अकादमी अवार्ड होते हैं ना, जो ये इंडियन राइटर को ही दिए जाते हैं, और ये अगर आपको ये पढ़ने हैं, ये मस्ट रीड होते हैं। वैसे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हम इंडियन राइटर को स्मार्ट स्टडी होती क्या है, मैंने चैनल का नाम इस सोच समझ के रखा है, तो होता क्या स्मार्ट स्टडी? स्मार्ट स्टडी यही होता है, सभी इंडियन राइटर को पढ़ने की बजाय आप सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ें। जैसे इंडियन राइटर आप सभी उठा के पढ़ने लग जाओ जी, लेकिन स्मार्ट स्टडी क्या होगी? आप साहित्य अकादमी अवार्ड की एक लिस्ट निकालो, उसमें देखो कौन सा राइटर है जी, किस वर्क के लिए मिला है, और उस वर्क की समरी पढ़ लो, या उसको ये याद रख लो उसका, ये इसको कब साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। ठीक है, ये होती है हमारी स्मार्ट स्टडी। ठीक है, अब बात करते हैं हम निसी मिज़गिल की। ये भी हमारे इंडियन राइटर हैं जी। आल्सो वोन साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज लेटर डे शैलम, ए कलेक्शन ऑफ पोइट्री। निसी मिज़गिल को किसके लिए मिला है? लेटर डे शैलम, और ये क्या है? एक सॉरी, कलेक्शन ऑफ पोइट्री। ठीक है, पब्लिश्ड इन 1983। ठीक है जी। हाँ जी, आज क्या क्या निकल के आया? आप साहित्य अकादमी अवार्ड गूगल करोगे, वहाँ से एक लिस्ट निकल के आएगी, और जो वर्क आते हैं उनकी हल्की फुल्की समरी देख लेना, उनके करैक्टर्स बैकग्राउंड देख लेना। चलिए जी, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सॉरी, विच ऑफ दीज लैंग्वेज डिड नॉट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली इंग्लिश? क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में? जो हमारी अर्ली इंग्लिश थी उसकी डेवलपमेंट को किसने इन्फ्लुएंस किया है, किसने नहीं किया है? सॉरी, तो किसने नहीं किया? जर्मैनिक भी हुई है जी, ये यहाँ से भी वर्ड आते हैं हमारी इंग्लिश में। स्कैंडिनेवियन भी होती है, लैटिन भी होती है, ये नहीं होती जी। फोर्थ ये नहीं है, ये तीनों हैं। हमारा ऑप्शन क्या बनेगा जी? हमारा ऑप्शन फोर्थ इज अ राइट, क्योंकि नहीं पूछा इन्होंने, नोट। ठीक है जी, क्यों होती है? देखो आप, हम देखते हैं ना, कोई वर्ड होता है लाइक साइकोलॉजी, साइकोलॉजी वर्ड को देख लेते हैं, तो हमें इसके ओरिजिन के बारे में देखते हैं, तो कोई ग्रीक निकलती है, कोई लैटिन निकलती है, कोई फ्रेंच वर्ड होता है। ठीक है, इस टाइप से ये बात पूछी गई है, किस इंग्लिश लैंग्वेज की डेवलपमेंट में किस किस लैंग्वेज का सहयोग है।
किस किस का साथ है। ठीक है, देखिए जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ट्रू इज इन राइटिंग कम्स फ्रॉम आर्ट नॉट बाय चांस एज दोज मूव इजिएस्ट हु हैव लर्न टू सॉरी फॉर दैट द लाइन्स मीन्स, ये जो लाइन है इनका मीन्स पूछ रहे हैं। ट्रू इज इन नेचर, चलो सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं ये लाइन कहना क्या चाह रही हैं। ठीक है जी, ये कहाँ पे आती हैं इसका एनालिसिस कर लेते हैं। दीज लाइन हैव बीन डिस्कस्ड इन साउंड एंड सेंस इज ए पोइम विद इन ए लार्जर पोइम कॉल्ड एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ठीक है जी, एसे ऑन क्रिटिसिज्म किसका वर्क है? ये अलेक्जेंडर पोप का है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके अंदर एक छोटी सी पोइम है साउंड एंड सेंस, वहाँ पे ये लाइन डिस्कस हुई है। ठीक है, तो क्या इनका मतलब क्या है इन पोइम्स का, ये जो लाइन है इनका इसका मीनिंग क्या है? पोप इज सेइंग दैट टू बी ए नेचुरल पोइट, पोप कहना चाहते हैं कि हमें एक पोइट को नेचुरल रहना चाहिए, या कोई राइटर हो या पोइट हो उसको नेचुरल रहना चाहिए। इट टेक्स आर्ट सॉरी नॉट जस्ट डूइंग व्हाट सीम्स गुड, मीन्स राइटर हो या पोइट हो उसको नेचुरल रहना चाहिए, इसकी बजाय कि उसका वर्क वो अच्छा दिखाने की बजाय वो नेचुरल रहना चाहिए। मीन्स उसमें हाई फाई लैंग्वेज यूज़ कर दीजिए, ऑर्नामेंटल वर्ड यूज़ कर दीजिए, या फिर फिगर ऑफ स्पीचेज यूज़ कर दीजिए। इसकी मनाही करता है पोप और कहता है हमारी पोइट्री नेचुरल होनी चाहिए, ऑर्नामेंटल लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए। देन टू प्रूव दिस पॉइंट, और इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए क्या बता रहे हैं? पोप कंपेयर्स writing to dancing where a dancer would move easily and best if they have trained the word देखिए जी trained in the rules and step of dance। इस लाइन को डिस्कस करने के लिए, इस अपने जो व्यू है, जो बात बताने चाह रहे हैं, इसको प्रूव करने के लिए वो एक डांसर का एग्जांपल देते हैं। वो कहते हैं अगर एक डांसर है जो उसको ट्रेन किया गया है डांस में, उसको अच्छे से उसने डांस सीखा है, तो वो अच्छे से स्टेप करेगा, अच्छे से रूल फॉलो करेगा और अच्छे से डांस करेगा। इसी टाइप से एक पोइट है, उसको पोइट बनने के लिए उसको सिखाया जाना चाहिए, उसको वो नेचुरल होना चाहिए, ना कि आर्टिफिशियल होना चाहिए। आर्टिफिशियलिटी को ये मना करता है हर जगह। ठीक है, तो यहाँ क्या मीनिंग निकलेगा जी? तो क्या कहना चाह, पोइट्स आर बोर्न, क्या ये कहना चाह रहा है पोइट्स जन्मजात होते हैं, मीन्स उनके अंदर ये पोटेंशियल होती है? नहीं, ये बात नहीं कहना चाह रहा इन लाइन में जी। ये कहना चाह रहा है पोइट्स आर मेड, पोइट्स बनाए जाते हैं। जैसे डांस के एग्जांपल से बता रहा था, अगर हम डांस में ट्रेड हैं तो मीन्स हम अच्छा डांस कर पाएंगे, मीन्स डांस सीखा जाए। तो ये क्या कह रहा है? पोइट्स आर मेड। ठीक है जी, चलिए हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टर्म है किसने कॉइन किया है? ठीक है जी, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? क्या लॉरेंस स्टर्न है? नो। विलियम जेम्स है? यस। द ऑप्शन सेकंड इज द राइट। और डोरोथी रिचर्डसन इसने यूज किया है जिसका जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है इस टेक्निक का यूज किया है, लेकिन कॉइन किसने किया? हमारा ऑप्शन क्या है जी? हमारा ऑप्शन सेकंड इज द राइट ऑप्शन। देखिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है क्या? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज कॉइन्ड बाय फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स इन प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। कहाँ पे डिस्कस किया है विलियम जेम्स? हाँ, विलियम जेम्स के बारे में एक और बात है जी, ये हेनरी जेम्स के ब्रदर थे। हेनरी जेम्स के ब्रदर थे। हेनरी जेम्स कौन है? हमारे अमेरिकन राइटर हैं। ठीक है जी, और किस वर्क में डिस्कस किया है विलियम जेम्स ने ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, पब्लिश इन 1890। चलिए इसका मीनिंग देख लेते हैं। इट कैन बी करेक्टराइज बाय फ्लो ऑफ थॉट एंड इमेज। क्या कैसे बता रहा है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है? फ्लो ऑफ थॉट एंड इमेज, मीन्स जब हम हमारे मन के अंदर या हमारे जो दिमाग में पहले की बातें फ्लोट करती रहती हैं, पास्ट की बातें। जैसे एग्जाम्पल मिसिस डैलोवे था, ये एक दिन का नोवेल है, वन डे नोवेल है, और इसमें क्या चलता है? वो पार्टी के लिए प्लानिंग कर रही है और सोच रही है मैं किस किस को बुलाऊंगी, जिस करेक्टर के बारे में सोचती है उसके बारे में याद करती है, इसके साथ मेरी कैसी रिलेशनशिप थी, हम कैसे रहते थे, कैसा, इस टाइप से सोचती है। तो ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है। मीन्स प्रेजेंट में भी हमारे दिमाग में पास्ट की बातें चलती रहती हैं, फ्लोट होती रहती हैं थॉट्स। और ये एक रिवर का एग्जाम्पल देके बताता है जी विलियम जेम्स क्या होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इट इज़ यूज्ड बाय डोरोथी रिचर्डसन
वर्जीनिया वुल्फ एंड जेम्स जॉयस। मीन्स किसने यूज़ किया है, इन तीनों राइटर्स ने इसको काफ़ी यूज़ किया है। जेम्स जॉयस का जी उलेसी देख लीजिए आप, ठीक है जी, ये इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक हुई है। और वर्जीनिया वुल्फ का जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मिसिस डैलोवे। ठीक है जी, आज की हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।